अध्याय 5। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। जब संकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। एक वोट का टाइम है, जैसा कि आपके राज्य में भी होता होगा। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसने अपने नाना जी से पूछा। क्या पूछा? कि भाई आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? तो नाना जी ने जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। मतलब कौन हमारे शासक बनेंगे, कौन हम पर शासन करेंगे, इसका चुनाव करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। यही टॉपिक है हमारे इस अध्याय का। यही सवाल आपके मन में आना चाहिए और इसी का जवाब हम इस अध्याय के अंदर ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने? पहला ही पॉइंट है यहाँ पर। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लगभग 50 साल हो गए हैं और हम इलेक्शंस के द्वारा हमारे रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? यानी कि इससे भी पहले 50 साल पहले, 500 साल पहले लोग जो है शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 4 में ये पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी कि लोगों के द्वारा चुने जाते थे। अभी हमने अध्याय में पढ़ा कि भाई लोग जो है राजाओं को चुनते थे। कैसे चुने जाते हैं? मतलब इलेक्शन जो आज के टाइम में होता है, ये पहले भी हुआ करता था। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। आज से हम 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बड़े बड़े यज्ञ करते थे, ठीक है, और अपने आप को राजा वो कहलवाते थे। इसी में से एक सबसे बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ होता था ये, किसी भी राजा के द्वारा किया गया अगर ये यज्ञ है तो वो राजा वैसे भी बन जाता था, जिसका नाम है अश्वमेध यज्ञ। ये एक ऐसा आयोजन था। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। मतलब एक सफेद कलर का घोड़ा लाते थे और राजा के जो लोग होते थे ना, सैनिक वगैरह, वो इसके आसपास रहते थे और इस घोड़े को छोड़ दिया जाता था। इसको जहां मर्जी वहां जाए, जिसके इलाके में घुस जाएगा। अगर किसी ने रोक दिया तो, जैसे किसी और इलाके में घुस गया, वहां पर भी कोई राजा है, अगर उसने इस घोड़े को रोक दिया तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने सीधा उस राजा से चुनौती ले ली है। अब वो उससे युद्ध करेगा। अब भाई जो जिस राजा के क्षेत्र में एक घोड़ा घुस गया है, वो राजा तो अभी तैयार भी नहीं था यज्ञ के लिए, मतलब युद्ध के लिए। और भाई घोड़े के साथ तो सेना आई हुई है साथ में। तो राजा जो है अश्वमेध यज्ञ जो करवा रहा है वो जीत जाता था। और अगर उसने क्या कहते हैं, घोड़े को रोका नहीं, अपने राज्य से जाने दिया, तो इसका मतलब होता था कि जो यज्ञ करवा रहा है राजा, वो उससे ज्यादा बड़ा है और वो अपना राज्य उसको सौंप देगा। यही ये यज्ञ था। ठीक है, स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से उसको लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा जो है उससे ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था जो हार चुके हैं। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। बहुत बड़ा यज्ञ होता है, सभी लोग आते हैं, ठीक है। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उनके लिए उपहार लेकर के आते थे। अश्वमेध यज्ञ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था, क्योंकि राजा कहीं भी जीत करके आ रहा है या जो भी उसने कीर्ति मतलब ली है, वो सभी उसके सारथी ने सबसे करीब से देखा है। तो ऐसे बड़े बड़े यज्ञों के टाइम पर उसका जो सारथी होता है वो उनके गुणगान, उसके विजय, किस प्रकार से वो विजय लेकर के आया, किस प्रकार से वो लड़ा, उसका वो गुणगान करता था, बखान करता था। राजा के सगे संबंधी, खास करके उनकी रानियां या पुत्रों को कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठ करके यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष्ट अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, ठीक है। जिन्हें पुरोहित शुद्ध मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल ही नहीं किया जाता था। अब देखिए यहाँ पर आपने पंडित सुना, राजा सुना, विष यानी कि वैश्य सुना,
और अभी आपने शूद्र सुना। ये 4 वर्ण हुआ करते हैं, ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। इस समय उत्तर भारत में खास करके गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य कई ग्रंथ जो है शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी कई बातें बताई गई हैं। उस समय समाज में कई समूह थे, जैसे कि पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले लोग जो थे वो निर्धन थे। ये समाज में उस वक्त का समाज जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो क्लासिफाई किया गया, इनको वर्गीकृत किया गया। तो देखिए, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, 4 क्लास के अंदर डिवाइड किया, जिसको वर्ण बोला गया। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए जाएंगे। पहला वर्ण था ब्राह्मणों का। इनका काम क्या था? वेदों का अध्ययन अध्यापन करना, मतलब पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, और इन्हें उपहार मिलता था इनके बदले में। दूसरा स्थान था शासकों का, मतलब राजाओं का, जिनको क्षत्रिय बोला गया। इनका क्या काम था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर विश्व यानी कि वैश्य है। इसके अंदर व्यापारी आ गए, जैसे कि कृषक, पशुपालक और व्यापारी जो अमीर हुआ करते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। 1 नंबर का सवाल है ये। वर्णों में सबसे अंतिम पर कौन आया? शूद्र। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना है, मतलब बेसिकली जॉब करना। ठीक है, किसके अंडर में जॉब करेंगे? या फिर ब्राह्मण के, या शासक यानी क्षत्रिय के, या फिर वैश्य के। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया, इसलिए जो औरतें थी वो भी अनुष्ठान वगैरह नहीं करती थी। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं था। मतलब पहले पर आगे ब्राह्मण जो पढ़ते थे और पढ़ाते थे, मतलब अगर आप टीचर हैं तो भैया ब्राह्मण क्षेत्र में आ जाएंगे, कैटेगरी में आ जाएंगे, है कि नहीं है। और फिर आगे आप क्षत्रिय, यानी कि अगर आप क्या करते हैं, किसी की रक्षा करते हैं, युद्ध करते हैं लोगों के बचाव के लिए, नहीं कि ऐसे ही लड़ने के लिए, तो आप क्षत्रिय हो जाएंगे, है कि नहीं है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आप वैश्य हो जाएंगे। और अगर आप जॉब करते हैं भाई, किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, तो आप शूद्र हो गए। ठीक है, कार्य के हिसाब से डिवाइड किया गया था, फिर बाद में जाकर के जन्म के हिसाब से हो गया। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। आमतौर उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मणी होती थी, जो कि आज भी है। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। एक और वर्ण आया जिसको बोला गया अछूत। ठीक है, अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार आ गए, शिकारी आ गए, भोजन संग्राहक आ गए। इसके अंदर जो है वो भी आ गए, जल्लाद वगैरह। ठीक है, इनके साथ वे लोग भी आते थे शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क को अपवित्र माना जाता था, मतलब इन लोगों के टच में अगर कोई आ गया तो वो अपने आप को अपवित्र मानता था, इसलिए इनको अछूत बोला गया। तो 5 वर्ण हो गए थे। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे कि भाई हम ब्राह्मण से ऊपर है। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण को सही मानते थे, मतलब सही नहीं मानते थे कि भाई जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर होना चाहिए। कई लोग जन्म के आधार पर मानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। मतलब अगर किसी का काम छोटा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो दूसरे किसी व्यक्ति से छोटा हो गया या बड़ा हो गया, तो ये भी कुछ गलत बात है। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सभी का हो, जैसे कि आपने देखा शूद्रों और महिलाओं को तो अनुष्ठान करने का अधिकार ही नहीं था, तो ये भी गलत है। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की, जैसे कि अछूत वर्गों के जो लोग थे उनको अछूत क्यों बना दिया आपने? भाई उनका कार्य है, शिल्पकार है, तो क्या हो गया। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता जो है वो बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत ही सीमित था। जिस समाज के अंदर सामाजिक या आर्थिक, इकोनॉमिकली या फिर सोशली डिफरेंस होगा ना, मतलब लोग अगर दिखावे में आएंगे कि भैया हम ऊपर हैं, हम आपसे ज्यादा कमाते हैं, वहां पर इस तरह की कैटेगराइज करना बहुत आसान है। वहां पर आप लोगों को बांट सकते हो। लेकिन अगर जहां पर लोगों ने लोगों की वैल्यू कर रखी हो कि भाई हर एक व्यक्ति का कार्य अपनी जगह बिल्कुल सही है, कोई मोची है और अगर कोई लोहार है और कोई अगर बिजनेसमैन है, तो इसका ये मतलब नहीं कि बिजनेसमैन बहुत बड़ा हो गया। हर कोई क्या है, अपनी जगह पर बेस्ट है, अपने अपने कार्य को कर रहा है। तो उनके बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो कई जगह ये विचार बिल्कुल सही है, कई जगह ये बिल्कुल ही गलत माना लोगों ने। तो आज के टाइम में देखो, आपके हिसाब से तो क्या होना चाहिए, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, समझदार हैं जरूर बताइएगा।
यहाँ पर एक इमेज है, पहले इसको देख लेते हैं। इसको बोलते हैं चित्रित धूसर पात्र। आप यहाँ पर देख रहे हो चित्र बने हुए हैं इसमें। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। बहुत ही पतली सतह है, सुंदर है और काफी ज्यादा चिकने भी हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अब हम पढ़ेंगे जनपद के बारे में। राजा के बारे में हमने जाना, अब राजा जो होगा भाई वो लोगों का होगा ना, है कि नहीं। तो देखिए, महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर के जनपदों के राजा होने लगे। जन मतलब होता है लोग। तो अब वो लोग के राजा नहीं हुए, बल्कि वो लोग जहां पर रहते थे ना, उस एरिया के राजा हो गए। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। एक नंबर का सवाल है ये, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ नंबर 49 में दिखाए गए हैं, अभी हम देखेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली के पास पुराना किला, जैसे कि दिल्ली का पुराना किला जो है वो भी एक जनपद है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें काफी ज्यादा फेमस है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। जो जनपद के अंदर लोग रहा करते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। आपने यहाँ पर इमेज में देखा चित्रित धूसर पात्र, ठीक है। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें क्या बोला गया, चित्रित धूसर पात्र, जो कि स्पेशली ओकेशन के अंदर लोग निकालते थे। जैसा कि आपके टाइम आपके घर में भी होगा, कुछ पात्र कुछ बर्तन रखे गए होंगे। जब कोई स्पेशल घर में आता होगा गेस्ट वगैरह, तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सेम उसी प्रकार से, जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में पाए गए हैं। अब देखो, जो जनपद बहुत बड़े हो गए उनको महाजनपद बोला गया। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो गए, महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी या ईंटे की ऊंची ऊंची इमारत यानी दीवारें बनाई गई है प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि का क्या करते थे, बखान करते थे। मतलब कि हम इतने कैपेबल हैं। अब देखिए मानचित्र 4 है यहाँ पर जनपद और महाजनपद दिखाए गए हैं, ठीक है। मगध, वैशाली, वज्जी, अंग, राजगिरी, कौशंबी, ठीक है, हस्तिनापुर, ये सभी क्या है, कुछ जनपद है, कुछ महाजनपद है। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोग और उन क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी काफी ज्यादा इजी हो जाता है। भाई आपका कोई बहुत बड़ा एरिया है, अगर आपने उसको घेर दिया पूरी तरह से, तो आप उसके ऊपर अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। ऐसा तो है नहीं कि भैया हवा हवा में बना दिया गया, बहुत ही अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और लाखों की संख्या में ईंटें और पत्थरों का इंतजाम भी करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों और बच्चों ने इसके लिए अधिक परिश्रम किया होगा, अथक परिश्रम किया होगा भाई, बहुत मेहनत की होगी। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ती रही होगी। अब राजा सेना रखने लगे। पहले लोगों को ना वो रखते थे, किसी मतलब जब जरूरत पड़ी तब बुला लिया, लेकिन अब क्या करा, परमानेंट सेना रखने लगे। और सिपाहियों को अब नियमित वेतन देना शुरू कर दिया और पूरे साल के लिए उन्होंने रखना शुरू कर दिया। मतलब फिक्स जॉब भी मिल गई और राजा को भी टेंशन फ्री हो गया कि भाई अब ऐसा नहीं है कि सेना छोड़ करके चली जाएगी, क्योंकि अब बहुत बड़ी चीजें हो गई हैं, सारी चीजें हैं कि नहीं। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। आहत सिक्के वे होते हैं जिस सिक्कों के ऊपर किसी चीज से गाड़ करके लिखा जाता है, ठीक है। आहत करके मतलब चोट पहुंचा करके लिखा जाता है। इन सिक्कों के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए एक इमेज है, चाचा जी ऊपर चढ़ रहे हैं। तो कौशाम्बी किले की ये दीवार है जिसपे चाचा जी जो है वो एकदम करतब दिखा रहे हैं हमारे, है कि नहीं है। आप ऐसा करतब मत दिखाइएगा। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है ईंट की दीवार का एक ये अवशेष है। अवशेष बोलते हैं बचे हुए चीजों को, ठीक है। इसके एक भाग का निर्माण जो है लगभग 2500 साल पहले हुआ था। तो देखिए 2500 साल पहले बनी है, लेकिन कितनी बेहतरीन अभी तक ऐसे आपके घर रह नहीं पाएंगे। हर 25 साल में झर के नीचे गिर जाते हैं, देख रहे हैं चाचा कहाँ से कहाँ चले गए। इतनी चाचा की तरह आपको अपनी मंजिल पे चलना चढ़ना है भाई, ठीक है। फोटो खींचने वाले खुद खींच लेंगे अपने आप ही। अब हमने राजा के बारे में पढ़ लिया कि भाई राजा कैसे बनते थे। फिर वो जन के राजा ना होकर के जनपद के राजा बन गए।
जनपद से निकल करके वो महाजनपदों के अंदर आ गए, मतलब कुछ जनपद जो है वो महाजनपद हो गए। अब भैया महाजनपद के अंदर जब सेना रखने लगी, फिक्स सारी चीजें हो गई, तो अब टैक्स वगैरह लगाना जो है वो लाजमी हो गया। तो टैक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके अंदर रेवेन्यू किस प्रकार से जनरेट की जा रही थी वहां के राजा के द्वारा। तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इनके लिए उनको प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर उपहारों पर निर्भर अब नहीं रहे। पहले लोग क्या थे, गिफ्ट दिया करते थे, अब वो उनके लिए नहीं रहा, क्योंकि अब उनको क्या विशाल विशाल किले बनाने हैं, सब चीजें रखनी है, तो कहीं ना कहीं अब फिक्स अमाउंट चाहिए उनको। तो उन्होंने नियमित रूप से टैक्स वसूलने की योजना बना दी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैक्स किस प्रकार से वसूला जाता था। तो ये 5 तरीके हैं या 5 टैक्स लगाए गए थे। देखिए, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि अधिकांश लोग जो हैं वो कृषक ही थे। वे प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में लेते थे, जिसको क्या बोला गया, भाग। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जो कारीगर थे, जैसे कि जो शिल्पकार होगा या जो ईंट बाट बनाता होगा, कोई मूर्ति बनाता होगा, तो उनके ऊपर टैक्स लगाया गया। किस हिसाब से, काम के हिसाब से, कि भैया आप आओ काम करके जाओ। जैसे कि एक बुनकर है, लोहार है, सुनार है, ये राजा के लिए एक महीने में एक दिन काम करता था। पशुपालकों को अपने जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। मतलब जैसे पशुपालक ने अपनी गाय दे दी कभी, या फिर दूध भिजवा दिया उसका, ये इस प्रकार से टैक्स वो देते थे। जो व्यापारी थे वो सामान खरीदने बेचने का टैक्स पे करते थे। अब जो जंगल में रहते थे, आखेट या संग्राहक, इनको जंगल से जो वस्तुएं प्राप्त होती थी वो ला करके राजा को देनी होती थी। तो ये 5 तरह से राजा जो है वो टैक्स वसूलता था। कृषि में क्या चेंजेस आए, है ना, कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल्के फाल अब लोहे के हो गए, जो कि पहले लकड़ी के हुआ करते थे। अब लोहे के होने से क्या हो गया कि जमीन अच्छे से खुद भी रही है और जल्दी भी खुद रही है। अब कठोर जमीन की जो था, मतलब जब जो कठोर सतह वाली जमीन है, तो लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे से आसानी से जो है उसको जोता जा सकता था। फसल की उपज बढ़ गई। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण करना शुरू कर दिया। पहले तो धान के बीज लगाए जाते थे, आज के टाइम में भी धान के पौधे लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है ना कि धान की उपज बढ़ जाती है। ठीक है। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते हैं, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता है भाई, अब देखते ही हैं कि कितनी मेहनत लगती है खेती करने में। ये काम ज्यादातर कौन करते थे, दास दासी या भूमिहीन खेतिहर मजदूर, बेसिकली। जो इन मजदूर को कमकार भी बोलते हैं, जो केवल काम करने के लिए आए हुए हैं, इनके पास अपनी जमीन वगैरह नहीं है, तो लोगों के लिए काम करेंगे, तो इन लोगों को क्या करते थे, ये लोग काम पे रखा करते थे। अब कुछ सूक्ष्म निरीक्षण है कुछ जगहों की, जैसे कि मगध। तो मानचित्र 4 में कह रहा है भाई आप मगध को ढूंढिए। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। मगध जो है वो गंगा की सहायक नदी सोन के किनारे जो है बसी हुई थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि भाई आपको पता है गंगा नदी सोन नदी इसके बगल से जा रही है, जिस वजह से यातायात का साधन बहुत अच्छा था, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पानी। तो ये तीनों चीज बहुत बेटर हो गई। मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा हुआ था। इसमें रहने वाले हाथी को पकड़ करके प्रशिक्षित किया जाता था। अब देखो, पहले के टाइम में ना जिसके पास हाथी की संख्या होती थी या हाथी होता था ना ज्यादा, वो राजा अपने आप को डोमिनेट करता था बेसिकली। क्योंकि आपके पास घोड़ा है, वो तेज जरूर दौड़ेगा, पर हाथी की खासियत होती है कि हाथी पर बैठोगे आप तो आप सबसे ऊपर हो जाओगे, आप भी मार सकते हो। और अगर हाथी के जो दांत होते हैं ना उसको नुकीले कर दिए जाए, या वो अपने सूंड से भी मार देता है, तो हाथी भी मार सकता है और आप भी मारोगे। और बड़े बड़े किले वगैरह को भी हाथी तोड़ने में बहुत मदद करता था। तो हाथी अपने आप में जो है डोमिनेट करता है किसी भी युद्ध के अंदर। तो मगध के जो राजा थे ना, उनके लिए हाथी को पकड़ना बहुत आसान हो गया, क्योंकि जंगल था इसके बगल में, और वहां से वो ले आते थे, ट्रेन करते थे और सेना में डाल देते थे। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती रही। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। भाई लोहा प्रचुर मात्रा में मिल गया। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी हो गए। तो मगध जो है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गया और इंपॉर्टेंट भी हो गया अपने आप में। मगध में 2 शक्तिशाली राजा हुए, बिंबिसार और अजात शत्रु। ये इनका नाम आपको ध्यान रखना है, कभी भी पूछ लिया जाएगा। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महा महा महापदम नंद
एक और महत्वपूर्ण शासक थे। तो दो तो सबसे महत्वपूर्ण हो गए, बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, या अजातशत्रु। एक है महापद्म नंद, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं मगध के। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, ये पूछा जाएगा भैया कहाँ पर है, आज का टाइम राजगीर नाम से ये जाना जाता है, कई सालों तक मगध की राजधानी रही। तो मगध की पहली राजधानी राजगीर यानी राजगिरी थी। बाद में पाटलिपुत्र जो आज के टाइम में पटना है, इसको उन्होंने राजधानी बना लिया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह से सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करने की कोशिश की तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब भैया सिकंदर के बारे में आपने जाना होगा या सुना होगा कि सिकंदर जो है एक विश्व को जीतता हुआ एक तरफ से आ गया था भारत की तरफ। आज के हिसाब से भारत में नहीं घुसा था, लेकिन अखंड भारत के हम सुने तो वो भारत में एंटर कर चुका था। उस टाइम पर जो है कौन थे, चाणक्य जी थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था उनको। ठीक है, उसके बाद चाणक्य के आइडियाज पर, या आइडिया कहे कि चाणक्य के सजेशन पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की बहन से शादी कर ली थी। और सिकंदर ने वादा किया था कि वो कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। बाकी पूरी कहानी इसकी तो आपको जाननी तो मिल सकती है, वो तो यूट्यूब पे और भी मिल जाएंगे, लेकिन इतना काफी है इसके लिए। अभी तो मगध के लिए हमने जान लिया। मगध में, अब मगध के बगल में ही था वज्जी। वज्जी और मगध में डिफरेंस है कि मगध में क्या हुआ, राजा हुआ करते थे, एक राजा होता था। वज्जी में एक नहीं, सभी राजा होते थे। देखिए कैसे, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार के अंदर ही है। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसको गण या संघ कहते हैं। अब गण होता क्या है, तो गण शब्द का मतलब होता है कई सदस्यों वाले समूह के लिए, कई सदस्य मतलब एक समूह जिसमें बहुत सारे लोग हों। या संघ का मतलब होता है संगठन या सभा। तो इस सदस्य में या इस सभा में जितने सदस्य होते थे ना, वे सभी राजा होते थे। मतलब वज्जी के अंदर जब निर्णय लिया जाता था तो ये सभी मिल करके लेते थे, जबकि मगध में जब निर्णय लिया जाता था तो केवल एक राजा लेता था। जैसे कि गणीय संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी अनुष्ठान वगैरह भी एक साथ ही संपन्न करते थे। सभाओं में बैठ करके ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, या किस तरह से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर के चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार, कमकार आपको पता है ना, मजदूर, इन सब इस सभा में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक है, अब देखिए आगे जो है बुद्ध तथा महावीर, अभी अध्याय 6 में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, इसको भी देख लेते हैं। वज्जित संघ, यह वर्णन दीघ निकाय में लिया गया है। सॉरी, वज्जित संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। मतलब गौतम बुद्ध ने जो बातें कही हैं वो लिखी गई हैं। और वज्जी संघ के बारे में कि वज्जी के अंदर संघ प्रकार की जो है राज्य व्यवस्था थी, ये उन्हीं की एक ग्रंथ दीघ निकाय से लिया गया है, जिसको करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वजिर संघ के बीच में क्या रिलेशन है उसको भी देखते हैं। अजातशत्रु वजिर संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। आपको पता होना चाहिए कि अजातशत्रु जो है वो मगध का राजा था। उन्होंने अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला कि हाँ ऐसा होता है। उन्होंने कहा वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभा करते रहेंगे, क्योंकि सभी लोग जो है उसके अंदर एकजुटता के साथ रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तो जब तक ये चार क्वालिटी वज्जी के लोगों के अंदर है तब तक आप वज्जी को जीत नहीं सकते हो। जिस दिन ये चार क्वालिटी में से कोई भी एक क्वालिटी कम हो जाएगी, बाद में ये तीन क्वालिटी और, जैसे कि वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो सात ये ऐसे क्वालिटीज बताई उन्होंने कि जब तक वज्जी के लोगों के अंदर ये सात क्वालिटीज हैं तब तक आप वज्जी को नहीं जीत सकते हो। जिस दिन ये सात क्वालिटीज खत्म हो जाएंगी आप वज्जी को आराम से जीत सकते हो, क्योंकि लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा।
कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, वज्जी के इस संघ को जीतना चाहते थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। इसके बावजूद उनका राज्य लगभग 1500 साल तक चलता रहा। वज्जी के जो संघ थे 1500 साल तक उन्होंने राज किया। इसके बाद गुप्त शासन ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त करके उनको अपने राज्य में मिला लिया था। तो एक चीज भी है यहाँ पर कि चंद्रगुप्त शासक के टाइम में गुप्त शासकों ने क्या करा, वज्जी और संघ को तोड़, मतलब वज्जी को अपने में मिला लिया था, लेकिन उससे पहले कोई भी उसको तोड़ नहीं पाया था। इसके बारे में अध्याय 10 में पढ़ेंगे। तो छोटी छोटी चीजें हैं उसको हम जानेंगे। अब यहाँ पर एक वही कि इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो अन्यत्र के रूप में यहाँ पर लिखी होती है। कह रहे कि अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों में एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसको प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। एक ही क्वालिटी चाहिए कि भैया आप दास नहीं होने चाहिए। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे, केवल दासों को छोड़ करके। शासक सॉरी शासन ने सॉरी शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों के द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी मैंडेटरी थी। औरतों को नागरिक का दर्जा वहां भी नहीं दिया गया था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले लोग और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार वहां पर नहीं दिए गए थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो देखिए अभी हमने ऊपर गण संघ के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर प्रजातंत्र यानी गणतंत्र के बारे में चीजें थी, तो वो यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो अध्याय था हमारा जिसका नाम था राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ये हमारा समाप्त हो गया है। संकरण का जो सवाल था कि भाई शासकों का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, वो यहाँ पर आपको भी मिल गया होगा कि पहले के टाइम में भी क्या था, शासक का चुनाव किया जाता था। ऐसा नहीं कि 50 साल से ही हो रहा है या 500 साल से, शुरुआत से ही होता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।